प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 2 बार बजट पेश किया जाता है। क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 एक चुनावी वर्ष है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा चुनावों से पूर्व 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था और अब जबकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और केंद्र में नई सरकार का गठन भी हो चुका है, तो केंद्र सरकार कल अर्थात 23 जुलाई 2024 को पूर्ण बजट पेश करेगी। नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज के इस लेक्चर में हम बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे या कुछ बेसिक कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे जो कल आने वाले बजट को समझने में हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन बातों को पढ़ेंगे, अर्थात इस लेक्चर की रूपरेखा क्या है। दोस्तों देखिए, आज के इस लेक्चर में हम जो भी बजट से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होंगे उनको पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट में क्या क्या मैंने रखा है, तो बजट का परिचय आपको बताऊंगा कि बजट क्या है। जितनी भी बेसिक बातें होंगी खासकर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उसको हम जरूर पढ़ लेंगे। पॉलिटी के दृष्टिकोण से और भी बहुत कुछ बातें होंगी, उनको हम नहीं देखेंगे, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा अगर उसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो बजट को आसानी से समझ पाएंगे कि बजट क्या है। कल जो बजट आएगा उसको बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे अंतरिम बजट और पूर्ण बजट के बारे में। उसके बाद बजट के घटक के बारे में हम पढ़ेंगे कि राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, जो कल बजट में देखने को मिलेगा भी। उसके बाद बजट में विभिन्न प्रकार के जो घाटे होते हैं, जो डेफिसिट होते हैं, उनको हम देखेंगे और उसके बाद थोड़ा हम बजट निर्माण की प्रक्रिया और बजट की प्रस्तुति देखेंगे और उसके बाद बजट के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सारे तथ्यों की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें जानने चाहिए उनकी बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इन बिंदुओं को कवर करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसके बाद सबसे पहले लेक्चर में हम ये समझते हैं कि बजट क्या है। बजट का एकदम बेसिक जो परिचय होता है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसको मैंने एक माइंड मैप के थ्रू यहां रख दिया है, ध्यान से समझेंगे आप। बजट क्या है? सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बजट एक प्रचलित नाम है, लेकिन हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं भी उल्लिखित नहीं है। अगर आप हमारा संविधान ओपन करके ढूंढने लगे बजट, तो बजट नाम कहीं भी लिखा ही नहीं है, बल्कि बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या होता है, तो एक वर्ष का आय और व्यय से संबंधित ब्यौरा होता है कि एक वर्ष में कितनी सरकार को आय होगी और सरकार कितना व्यय करेगा। तो आय और व्यय का ब्यौरा बताता है पूरे एक वित्तीय वर्ष में। तो क्या है, देखिए बजट क्या है। बजट सरकार की प्रत्याशित मतलब जो अनुमान लगाया जा रहा है, प्रत्याशित आय तथा प्रत्याशित व्यय का एक ऐसा ब्यौरा होता है जो एक वित्तीय वर्ष, और हमारे देश में जो वित्तीय वर्ष चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसलिए हमारा वित्तीय वर्ष हमने ब्रैकेट में लिख दिया है 1 अप्रैल से 31 मार्च के अनुमानों को प्रकट करता है।
तो बजट जैसे घर में लोग बजट बनाते हैं 1 महीने का, कि 1 महीने में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्च होगा, अगर कुछ बच जाएगा तो कितना बचेगा, और नहीं बच पाएगा तो किसी से ऋण लेना है तो कितना ऋण हमको लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से घर पे लोग बजट बनाते हैं। वैसे ही देश की सरकार जो है, केंद्र की सरकार अपना बजट बनाती है और राज्यों की सरकारें अपना बजट बनाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं केंद्र के सरकार की, लेकिन बजट का क्या है? अगर बजट कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे कि बजट सरकार की प्रत्याशित आय तथा प्रत्याशित व्यय का एक ऐसा ब्यौरा होता है जो एक वित्तीय वर्ष भारत के संदर्भ में 1 अप्रैल से 31 मार्च के अनुमानों को प्रकट करता है। तो ये हो गया बजट क्या है, बजट की परिभाषा अगर आपको देना है तो। उसके बाद बात आती है कि भारतीय संविधान में बजट का प्रावधान। भारतीय संविधान में बजट का क्या प्रावधान है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में जो बजट शब्द है, ये कहीं भी उल्लेख इसका नहीं मिलता है, कहीं भी इसको उल्लिखित नहीं किया गया है, बल्कि बजट के लिए भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और भारतीय संविधान में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये व्यवस्था केंद्र सरकार के लिए भी है और राज्य सरकारों के लिए भी है। अलग अलग अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण की व्यवस्था है, जिसको प्रचलित नाम हम बोल देते हैं बजट, उस बजट की व्यवस्था केंद्र स्तर पर भी की गई है और राज्य स्तर पर भी की गई है। अर्थात केंद्र के सरकार को भी बजट बनाना है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, और राज्य के सरकारों को भी निर्मित करना है, बनाना है। बट बजट प्रचलित नाम है। क्यों नाम ये पड़ा अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हमारे संविधान में बजट नाम उल्लिखित नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, उसी 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में के अनुसार केंद्रीय सरकार वो संपूर्ण देश का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है। तो 112 अनुच्छेद ये बोलता है कि केंद्र सरकार संपूर्ण देश के लिए एक वार्षिक वित्तीय विवरण का निर्माण करेगी प्रत्येक वर्ष। और क्या बोला है उसने? तो भारत सरकार को प्रति वर्ष संसद मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष बजट को रखना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। वही अभी कल रखा जाएगा संसद में। उसके बाद राज्य सरकारों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो राज्य सरकारों के लिए एक दूसरा अनुच्छेद है जिसका नाम है 202। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकारों को अपने राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। तो आर्टिकल 202 बोलता है कि प्रत्येक राज्य सरकारें अपने राज्य के लिए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेंगी। और वो भी क्या करेंगी? तो राज्य सरकारों को प्रति वर्ष राज्य के विधानमंडल, अब मान लीजिए कि किसी राज्य में केवल विधानसभा है तो वो विधानसभा में रखेगी। कुछ राज्यों में विधानमंडल जो है उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं, तो दोनों के समक्ष रखेगी। तो विधानमंडल के समक्ष बजट रखना आवश्यक होता है। तो ये तो हो गया बजट क्या है, और बजट के बारे में जो भी संविधान में बातें की गई हैं वो हमने समझ लिया। थोड़ा एक बात आपको और यहां समझ लेना है कि जो बजट होता है उस बजट में आप देखेंगे 3 वित्तीय वर्षों की बात की गई रहेगी। जैसे आप देखेंगे अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें
तो अभी जो हमारा वर्तमान वित्तीय वर्ष है वो क्या है, 2024-25, इसके लिए बजट कल आएगा। इससे पीछे क्या था, इससे पीछे था 2023-24, और इसके पीछे क्या था, 2022 और 23। तो बजट में इन 3 वित्तीय वर्षों की बात लिखी रही। अब कैसे लिखी रहेगी, तो इसके जो आंकड़े दिए रहेंगे वो वास्तविक रहेंगे। यहां इसके सारे आंकड़े वास्तविक, मतलब ये बीत गया है। अब सरकार जितना भी अनुमान लगाई थी उस अनुमानों का लेखा जोखा लाके बता सकती है कि हमने जो अनुमान लगाया था और जो एक्चुअल में हुआ, जैसे आय मान लीजिए, आय का अनुमान सरकार ने जो भी लगाया और उसको एक्चुअल जो अनुमान के अनुसार एक्चुअल जो उसको आय हुई है उसको बता सकता है सरकार एकदम एक्यूरेट रूप से। तो इसमें वास्तविक अनुमान बताए जाते हैं। इसके अभी अनुमान वास्तविक नहीं, हालांकि अभी जो है क्योंकि जुलाई में किया जा रहा है तो संभवतः बता भी दिया जाएगा। अदरवाइज आपको पता है कि फरवरी में जारी किया जाता है बजट, और फरवरी में जारी किया जाता है, और हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो अभी हमारे पास कुछ समय बचे रहते हैं, इसलिए यहां पर संशोधित आंकड़े दिए जाते हैं। इसलिए यहां पर कैसे आंकड़े होते हैं, संशोधित, क्योंकि अभी पूरा वित्तीय वर्ष खत्म नहीं होता है। और ये वाला चूंकि वित्तीय वर्ष अभी शुरू ही होगा, और जब फरवरी में चुनावी वर्ष नहीं है तो फरवरी में 1 फरवरी को जारी किया जाएगा, तब तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये कि पूरा का पूरा क्या होता है, प्रत्याशित होता है या फिर अनुमानित होता है। तो जो एक्चुअल वित्तीय वर्ष चलने वाला होता है वो तो पूरा अनुमानित आंकड़े होते हैं। इसके आंकड़े संशोधित दिए जाते हैं, और इसके आंकड़े जो होते हैं वो पूरे वास्तविक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अभी बजट आएगा तो उसका मैं विश्लेषण करूंगा, तो आपको ये सारी बातें बताऊंगा भी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा हम समझते हैं कि बजट को बजट क्यों कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट शब्द आखिर में, जब वार्षिक वित्तीय विवरण इसका नाम है तो बजट क्यों इसको बोल रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि बजट शब्द जो है इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुगे से हुई है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुगे से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। और चमड़े का थैला क्यों, तो जो ब्रिटेन का वित्त मंत्री हुआ करते थे, हमको पता है कि ब्रिटेन के हम उपनिवेश रह चुके हैं, तो ब्रिटेन का जो वित्त मंत्री होता था वो अपने आय तथा व्यय से संबंधित, अपने मतलब पूरे देश के लिए आय और व्यय से संबंधित जो भी कागजात रहते थे उसको जब पेश करने के लिए संसद में आता था वो, तो चमड़े के थैले में वो कागजात लेकर आता था। और चमड़े के थैले में लेकर आता था, उस चमड़े के थैले को बुगे बोलते हैं। तो उसी बुगे से धीरे धीरे ये नाम निकल कर क्या बन गया, बजट नाम आ गया। और ये नाम आज प्रचलित है। ब्रिटेन में भी बजट बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बजट बोलते हैं। तो चमड़े के थैला नाम से ये बात बजट बनी है। प्रचलित नाम तो बजट ही है, लेकिन संविधान में इसका नाम बजट नहीं रखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। थोड़ा और आगे समझते हैं कि अंतरिम बजट, अभी मैंने आपको बोला तो अंतरिम बजट क्या है। ध्यान रखिएगा, जब भी चुनावी वर्ष होता है तो चुनावी वर्ष में चूंकि 1 फरवरी को अभी वर्तमान में हमको बजट जारी करना पड़ता है, उस समय सरकार चुन के फिर से आएगी कि नहीं आएगी श्योर नहीं होता है। तो बजट में वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बदलाव नहीं कर पाती है, बल्कि जो पहले बजट रहता है उसके पहले वाले वित्तीय वर्ष में उसी में थोड़ा बहुत संशोधन करती है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये अंतरिम बजट है। और जब चुनाव हो जाता है अप्रैल मई में, तो उसके बाद जो सरकार जीत के आती है और सरकार का गठन होता है, वो फिर अपने हिसाब से बजट लेकर आती है। उसको हम बोलते हैं क्या, पूर्ण बजट। यही बात मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, चुनावी वर्षों में पारित किया जाता है अंतरिम बजट, क्योंकि वर्तमान सरकार पुनः सत्ता में आ जाए यह तय अथवा निश्चित नहीं होता। अतः इस प्रकार के बजट में वर्तमान सरकार आगामी वर्ष हेतु बजट प्रावधानों में
अत्यधिक सुधार नहीं करती है, बल्कि जो पहले वित्तीय वर्ष में चल रहा था उसी को लगभग थोड़ा बहुत सुधार करके चलाती है। और जब नई सरकार बनने के पश्चात एक नया बजट पेश किया जाता है, उसको हम पूर्ण बजट बोलते हैं। तो मैंने पूर्ण बजट को भी यहाँ रख दिया है। पूर्ण बजट क्या है, देखिए, जो अभी कल आने वाला है वो पूर्ण बजट है। तो आम चुनाव के पश्चात निर्वाचित सरकार द्वारा उस वित्तीय वर्ष के शेष समयावधि के लिए, जैसे अभी शेष समयावधि क्या, 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, तो अप्रैल बीत गया, मई बीत गई, जून, जुलाई चल रहा है, जुलाई भी आधा बीत गया है, लगभग बीत ही गया है। तो इतना समय तो बीत गया है। अब जो समय बचा हुआ है उस समय के लिए, मतलब शेष समयावधि के लिए लाया जाने वाला जो बजट होगा, इस बजट को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण बजट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि बजट को बजट क्यों कहते हैं, अंतरिम बजट क्या होता है और पूर्ण बजट क्या होता है। अंतरिम बजट राज्यों में भी घोषित किया जाता है ऐसे ही चुनावी वर्ष में, और केंद्र में भी ऐसे ही घोषित किया जाता है, लेकिन चुनावी वर्ष में केवल। चुनावी वर्ष में आपको 2 बजट देखने को मिलेंगे, एक अंतरिम बजट और एक पूर्ण बजट। तो ये तो बेसिक कुछ बातें हो गई। अब थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं और बजट के घटक को देखते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, इसको ध्यान से आपको समझना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए। अब देखिए, मैंने एक पहले वर्ड व्यू यहाँ पे पूरा माइंड मैप में दे दिया है, और फिर इसको थोड़ा, क्योंकि आपको छोटा छोटा इसमें दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके अगले पेज पर समझाऊंगा। समझिए, सरकारी बजट के घटक क्या है। तो सरकारी बजट के मुख्यतः 2 घटकों में बांटा जाता है इसको। अभी मैं इसको बड़ा करके नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा। राजस्व बजट एक होता है, इसे राजस्व खाता भी कहते हैं, और दूसरा होता है पूंजीगत बजट, जिसे पूंजी खाता भी कहते हैं। अब ध्यान रखिए कि जो राजस्व बजट होता है इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां क्या है वो मैं अभी बताऊंगा अच्छे से आपको। राजस्व प्राप्तियां को भी कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियों में बांटा जाता है, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। और राजस्व व्यय जो होता है उसको भी हम देखेंगे। ऐसे ही पूंजी खाता को हम पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय में बांटते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, और फिर मैं अगले स्लाइड पर इनको बड़ा कर करके एक एक खंड को समझाऊंगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। सारा एक ही जगह मिल जाएगा। छोटा दिख रहा है इसलिए मैं इसको बड़ा करके अगले स्लाइड पे दिखाऊंगा। जैसे देखिए, अगले स्लाइड पे मैंने राजस्व बजट को थोड़ा बड़ा कर दिया, तो ये आपको क्लियर कट दिखाई देगा। राजस्व बजट को समझते हैं, इसे राजस्व खाता भी कहते हैं, समझ गए। राजस्व बजट को 2 भागों में बांटेंगे, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट, और ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझते हैं राजस्व खाता का मतलब क्या है। देखिए, सरकार की ऐसी प्राप्तियां, ध्यान से आपको समझना है, बड़ा आसानी से बात समझ जाएंगे, फिर हम कैसे लिखेंगे ये भी देख लेंगे। तो लिखा ही है, सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिसके कारण सरकार की न तो देयता बनती हो, मतलब सरकार को उसको लौटाना हो, ऐसा कुछ नहीं करना हो, तो न तो देयता उत्पन्न होती है और न ही उससे सरकार की जो संपत्ति होती है उसकी कमी होती है। सरकार की संपत्ति में कमी भी ना हो। इसका मतलब क्या, संपत्ति कमी मतलब क्या, मान लीजिए सरकार किसी कंपनी से अपने शेयर को बेच देती है, तो सरकार की संपत्ति थी, वो कम हो गया, फिर पैसा आया, तो वो पैसा राजस्व नहीं कहा जाएगा। दूसरा क्या है, न देयता उत्पन्न होता हो, कि सरकार को पैसा मिला लेकिन फिर उसको लौटाना पड़े अगर सरकार को, तो फिर वो राजस्व प्राप्ति नहीं है। राजस्व प्राप्तियां वही प्राप्तियां हैं जिनमें ये दोनों गुण होने चाहिए, कि न तो देयता उत्पन्न करे और न ही संपत्ति में कमी हो। जैसे मान लीजिए टैक्स अगर ले रहा है सरकार, टैक्स ले रहा है,
तो सरकार को जो टैक्स लेता है वो सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है, तो सरकार की देयता नहीं बन रही है, इसलिए वो क्या है, राजस्व प्राप्ति है। और मान लीजिए हम लोग योजना कुरुक्षेत्र खरीदते हैं, सरकार और भी बहुत से शुल्क लगाती है, जुर्माने लगाती है, तो वो पैसा सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है। तो लौटाना नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो राजस्व प्राप्तियां हैं। और संपत्ति भी नहीं खत्म होती है। जैसे मान लीजिए हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, तो सरकार की कोई संपत्ति कम हो रही है क्या? संपत्ति मतलब सरकार के मान लीजिए कोई उद्योग है, सरकार का कोई कंपनी में शेयर है, ऐसा कोई भी चीज कम नहीं हो रहा है, तो उसकी संपत्ति भी कम नहीं हो रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसी को यहाँ लिखना है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों को उन मौद्रिक प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके फलस्वरूप न तो सरकार की कोई देयता उत्पन्न होती है, मतलब सरकार उसको लौटाने के लिए, कोई सरकार को लौटाने के लिए बाध्यता उस पर नहीं होती, और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। सरकार की जो भी अभी परिसंपत्तियां हैं वैसी ही रहेंगी, कुछ भी परिसंपत्ति में उसके कमी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जैसे एयर इंडिया को मान लीजिए बेच दी सरकार, फिर पैसा मिला, तो वो काम का नहीं है, क्योंकि वो तो संपत्ति क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन योजना बेचने से जो मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना है। ये भी दो प्रकार का होता है, कर प्राप्तियां और गैर करेत्तर प्राप्तियां। नाम से ही क्लियर है कि टैक्स से जो प्राप्त होता है उसको हम कर प्राप्तियां बोलेंगे, और जो टैक्स के अलावा प्राप्तियां होंगी जिनमें ये गुण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैर करेत्तर प्राप्तियां। कर प्राप्तियां क्या होता है, सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से होने वाले प्राप्तियों को कर प्राप्तियां बोलते हैं। आपको पता है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जिसमें जो कर, जिसमें कराघात करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, और अप्रत्यक्ष कर जिसमें करापात और कराघात अलग अलग व्यक्ति पर होता है या अलग अलग बिंदु पर होता है, उसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। डेफिनेटली कर के बारे में आप पढ़े होंगे स्टैटिक में। तो अब कर क्या है, कर का मैंने डेफिनेशन भी यहां बता दिया है। अब प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर से प्राप्त हो गया, अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी से सरकार को प्राप्ति हो रही है, तो ये सब क्या है, कर प्राप्तियां हैं। कर क्या है, तो ध्यातव्य है कि कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो किसी एक व्यक्ति को या परिवार को या फर्म, उद्योगों को अथवा संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है, और इसके बदले जो देता है वो सरकार से कुछ लाभ पाने की या कुछ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पाने की अपेक्षा नहीं करता है। मैं आयकर दिया हूं तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ पाने का अपेक्षा करूंगा सरकार से। हालांकि सरकार उस कर के माध्यम से रोड बना रही है, रेलवे में खर्च कर रही है, तो सार्वजनिक निवेश तो कर रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मुझे कुछ मिलेगा ये मैं वहां से उम्मीद नहीं लगा सकता हूं। तो ये कर की परिभाषा है, ध्यान से देखिए। अब बात आती है कि गैर कर प्राप्तियां क्या है। तो जो कर के अलावा प्राप्तियां होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, गैर कर प्राप्तियां। तो सरकार की वे प्राप्तियां जो करों के अलावा अन्य स्रोत से प्राप्त होती हैं, गैर कर राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। जैसे सरकार के बहुत से उद्यम हैं, अर्थात कंपनियां हैं, गेल, सेल, बहुत सी कंपनियां हैं, तो उन कंपनियों में मुनाफा होता है। तो वो मुनाफा आने से क्या हो रहा है, सरकार की कोई संपत्ति तो कम नहीं हो रही है, वो लाभ कमा रही है, तो और न तो सरकार की देयता उत्पन्न हो रही है उससे जो पैसा मिल रहा है। तो सरकारी उद्यमों से जो प्राप्त हो रहा है, जैसे भारतीय रेलवे से कुछ लाभ प्राप्त हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से प्राप्त हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, गैर राजस्व प्राप्तियां हैं। कहीं शुल्क सरकार ने लगा दिया किसी पर, कहीं जुर्माना लगा दिया किसी पर, उससे जो प्राप्ति हुई। एस्चिट का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी को नामित किए बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके मरने के बाद भी कोई वाजिब, कोई एक्चुअल व्यक्ति उसके उत्तराधिकारी के लिए दावा नहीं कर रहा है, तो वो पूरी संपत्ति किसकी हो जाती है, सरकार की हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आय हो रही है उसको हम बोलते हैं गैर कर प्राप्तियां। इतनी बात आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में भी दो गुण होने चाहिए। ये दो गुण क्या होने चाहिए,
कि सरकार खर्च जब करे तो ध्यान रखना है कि सरकार के खर्च करने के बाद परिसंपत्ति का कोई निर्माण न हो। सरकार खर्च तो कर रही है लेकिन सरकार उससे कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं कर पा रही है, और न ही क्या कर पा रही है, न ही सरकार परिसंपत्ति का निर्माण कर पा रही है और न ही उसकी देयता में कमी हो रही है, न ही उसकी देयता में कमी हो रही है। ये कैसे, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सरकार कहीं पैसा लगाकर स्कूल बना दे, तो स्कूल तो एक सरकारी स्कूल बन गया, संपत्ति हो गई। तो संपत्ति हो गई तो ये वाला राजस्व व्यय नहीं कहलाएगा। लेकिन सरकार वृद्धा पेंशन दे दे, वृद्धा पेंशन दे दे, और भी सरकार अपने जो सरकारी कार्मिक हैं उनका वेतन दे दे, तो उससे सरकार की परिसंपत्ति कुछ भी नहीं बन रही है, वो तो हर महीने देना है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो राजस्व व्यय है। अच्छा, थोड़ा देखते हैं कि क्या उससे देयता में कमी हो रही है। अगर सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन दे रही है तो ये तो हर महीने देना पड़ेगा, तो उसके देयता में कोई कमी नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए सरकार अमेरिका से ऋण लेकर आई है और उस ऋण का मूलधन क्या कर दे, चुका दे, तो फिर क्या हो गया, उसकी देयता कमी हो गई। पहले जो उसके सिर पर बोझ था ऋण, वो कम हो गया। लेकिन ये भी जब ऋण का मूलधन ले देगी तब तो हम बोलेंगे कि वो राजस्व व्यय है ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो अपने कर्मचारी वृद्धा पेंशन दे रही है, तो वृद्धा पेंशन से क्या ही उसकी देयता कम हो रही है, कोई देयता कम नहीं हो रही है, न ही उसकी संपत्ति का निर्माण हो रहा है। एक और बात ध्यान रखना है आपको कि जो ऋण पर ब्याज सरकार देती है ना, तो ये ब्याज जो देती है ये भी क्या है, एक प्रकार का राजस्व व्यय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की कोई भी देयता कम नहीं हो रही है, सरकार की कोई भी देयता कम नहीं हो रही है और न ही कोई संपत्ति का निर्माण हो रहा है। तो ये बात अच्छे से आपको समझ लेना है कि राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसमें दो गुण होने चाहिए, दोनों में से, जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, न तो कोई परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, और न ही उसकी देयता में कोई कमी हो रही है। दोनों में से कुछ भी ना हो। जैसे ऋण पर ब्याज देयता, जैसे ऋण लिया है तो मूलधन देगा तब तो राजस्व, उसकी देयता कम हो जाएगी, तो उसको राजस्व व्यय नहीं बोलेंगे। लेकिन उस पर जो ब्याज आ रहा है, ब्याज को दे रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से राजस्व व्यय कहलाएगा। विभिन्न प्रकार के सब्सिडी किसानों को जो दी जाती है, विभिन्न प्रकार के पेंशन पर व्यय जो हो रहा है, रक्षा पर जो व्यय हो रहा है दैनिक और मंथली, उसको भी हम रखते हैं किसमें, राजस्व व्यय में। लेकिन रक्षा में कुछ ऐसी चीज हम खर्च कर रहे हैं जिससे पूंजीगत निर्माण हो रहा है, तो वो भी इसके तहत नहीं आएगा। सारे रक्षा में खर्च को हम इसके तहत ही नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्व व्यय क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या है। एक बार और पीछे जाके सुन लीजिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं पूंजीगत बजट की तरफ। कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट क्या है, इसे पूंजी खाता भी कहते हैं। इसके भी दो भाग हैं, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियों को समझिए। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां हैं जिसमें दो में से कोई एक गुण होने चाहिए। क्या? कि प्राप्तियां ऐसी हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, या तो देयता में कमी हो जाए, सॉरी क्या करना है, पूंजीगत प्राप्तियां है ना, तो या तो देयता उत्पन्न हो जाए, ऐसी प्राप्ति जिससे सरकार को देयता उत्पन्न हो जाए, अर्थात सरकार को वो लौटाना पड़े। वो मिला है भले ही, लेकिन सरकार को लौटाना है। दूसरा क्या है, परिसंपत्ति में कमी हो जाए। परिसंपत्ति जो सरकार की है, परिसंपत्ति में कमी हो जाए। ये दो बात आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा एग्जांपल समझिए। देयता उत्पन्न हो जाए मतलब सरकार अमेरिका से जाके ऋण लेकर आ जाए, तो सरकार के ऊपर वो कर्ज हो गया, वो लौटाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। और परिसंपत्ति की कमी हो जाए, जैसे मान लीजिए एयर इंडिया का विनिवेश कर दे सरकार, सरकार का हिस्सा, सरकार का पहले एयर इंडिया एक तरीके से क्या था, संपत्ति था, अब वो बिक गया,
उससे पैसा आया, तो परिसंपत्ति में कमी हो गई लेकिन प्राप्ति हुई, तो उसको बोलेंगे पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही यहाँ लिखा है, देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों को सरकार की उन मौद्रिक प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनसे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है, या तो देयता उत्पन्न हो जाए, या तो सरकार की परिसंपत्तियां कम हों, जो बताया अभी मैं आपको। जैसे ऋणों की वसूली से प्राप्त आय। अगर मान लीजिए हमने नेपाल को ऋण दिया हुआ है, तो ऋण बैंकिंग में आप पढ़ेंगे कि जब ऋण कोई देता है तो उसके लिए वो संपत्ति होती है, क्योंकि उस पर ब्याज भी मिलता है, मूलधन तो मिलेगा ही। तो हम अगर ऋण दिए हुए हैं मान लीजिए नेपाल को, और नेपाल हमको पूरा ऋण क्या कर देता है, मूलधन के साथ चुका दिया, तो हमारी संपत्ति कम हो गई एक तरीके से। जो हमने हमारी संपत्ति थी जिससे हमको ब्याज मिल रहा था, वो पूरी संपत्ति कम हो गई। तो कोई देश अगर हमारे दिए गए ऋण को पूरा लौटा देता है तो वो भी क्या है, हमें आय तो हुआ, प्राप्ति तो हुई, लेकिन हमारी परिसंपत्ति में कमी हो गई। इसलिए ऋणों की वसूली से प्राप्त आय क्या हो जाएगा, एक पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। अथवा शेष विश्व से ऋणों की प्राप्ति, किसी अन्य देश से हम ऋण प्राप्त कर रहे हैं तो फिर वो देयता उत्पन्न कर दे रहा है, तो वो भी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय, विनिवेश अभी बताया कि एयर इंडिया को बेच दो, गेल, सेल ऐसी कंपनियों को बेच दो, या विनिवेश कर दो, उसमें कुछ परसेंटेज शेयर बेच दो, उससे पैसा तो आएगा लेकिन संपत्ति में कमी हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे पूंजीगत प्राप्तियां। ये परिभाषा आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए। अब बात करते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में भी दो बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि ऐसा व्यय हो जिससे या तो संपत्ति निर्मित हो जाए, संपत्ति का निर्माण हो रहा हो, या संपत्ति का अगर निर्माण नहीं हो रहा हो तो उससे क्या हो जाए, देयता कम हो जाए, देयता को कम कर दे वो। कैसे, समझिए। संपत्ति का निर्माण मतलब सरकार क्या करे, स्कूल बना दे पैसा खर्च करके, हॉस्पिटल बना दे, रोड बना दे, तो ये सब क्या है, सरकार की संपत्ति हो गई। पैसा खर्च तो हुआ लेकिन संपत्तियों का निर्माण भी हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये पूंजीगत व्यय है। लेकिन यही अगर पेंशन के लिए देगी तो कोई संपत्ति नहीं बनेगी, इसलिए वो पूंजीगत व्यय नहीं कहलाएगा, राजस्व व्यय कहलाएगा, जो अभी पढ़ा हमने। अब देयता कम करने वाली बात थोड़ा समझिए। हमने यूएसए से मान लीजिए 60 बिलियन ऋण लिया था, और इस ऋण को सरकार ने, भारत सरकार ने क्या कर दिया, चुकता कर दिया, दे दिया। जब सरकार ने इसको चुकता कर दिया तो सरकार के सिर का बोझ खत्म हो गया, मतलब उसकी देयता क्या हो गई, कम हो गई। तो इसलिए ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का निर्माण करे या देयता को कम कर दे। देखिए यही लिखा है, पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सॉरी एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो उसके परिसंपत्तियों में वृद्धि कर दे अथवा देयता को कम कर दे, जो समझाया मैं। जैसे लिए हुए ऋण का मूलधन चुका देना, केवल ब्याज चुकाएंगे तो वो राजस्व में जाएगा, मूलधन चुका दिए तो पूंजीगत में आ जाएगा। स्कूल, अस्पताल इत्यादि के निर्माण पर होने वाला व्यय। उम्मीद करता हूं आपको कि बजट के घटक समझ में आ गए होंगे कि राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम थोड़ा अब चलेंगे बजट के घाटों को समझेंगे कि डेफिसिट बजट में कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये बातें अगर आएंगी तभी बजट को आप यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते समझ पाएंगे, जिसके लिए जितनी हमारे लिए जरूरत है, यूपीएससी के अभ्यर्थियों को जरूरत है, उस परिप्रेक्ष्य से आप समझ पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आ जाते हैं, देखिए पहले मैं एक ही पेज पर सब रख दिया हूं, और फिर जैसे बजट को मैंने अलग अलग पेज पर दिखाया वैसे ही अलग अलग पेज पर इसको भी बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं
कि बजट में विभिन्न प्रकार के घाटे होते हैं। एक तो होता है बजट घाटा, एक होता है प्राथमिक घाटा, मौद्रीकृत घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, राजकोषीय घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। ये सब क्या हैं इनको बहुत अच्छे से हम समझेंगे, लेकिन आप पहले इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले पेज से, अगले स्लाइड से इसको कम कम करके 2 पार्ट में समझाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर कट दिखाई दे। ऐसे लेटर्स छोटे दिखाई देंगे तो आपको शायद देखने में, समझने में प्रॉब्लम आए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको जूम करके आप एक ही पेज पर सब देख सकते हैं। और अब हम 3-3 को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बजट घाटा क्या है। अभी हमने देखा कि बजट घाटा के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि बजट में जितनी भी व्यय हो रही है और बजट में जो भी आय हो रहा है, इसी के अंतर को हम क्या बोल देंगे, बजट घाटा। लेकिन इसको और विस्तार देना चाहते हैं तो बजट व्यय को आप क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। तो इतना सब तो आप बना ही लेंगे आराम से, इतनी देर से समझ रहे हैं। तो बजट व्यय मतलब क्या, टोटल ये वाली बात को बजट व्यय बोलेंगे और ये वाली बात को क्या बोलेंगे, बजट आय। तो वही बात बोला जा रहा है कि भारत सरकार के कुल बजट व्यय तथा कुल बजट प्राप्तियों के अंतर को बजट घाटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि वही परिभाषा बोला गया है कि बजट घाटा बराबर बजट व्यय माइनस बजट प्राप्तियां। सरकार क्या करती है, भारत में तो घाटे का बजट बनता है, अर्थात व्यय ज्यादा होता है और आय कम होती है, लेकिन फिर भी सरकार उसको शून्य कर देती है हर वर्ष के लिए। और शून्य करने के लिए क्या करती है, वो ऋण लेकर आती है, चाहे आंतरिक देश से ही ऋण ले, अपने देश के अंदर से ही लोगों से ऋण ले, बाजार ऋण जिसको बोलते हैं, या विदेशों से ऋण लेकर आए। तो देखिए, सरकार के बजट घाटे में या सरकार के बजट में बजट घाटा सदैव शून्य दिखाई देता है। कल के बजट में हम देखेंगे शून्य दिखाई देगा, जिसको ऋण लेकर पूरा किया जाता है, क्योंकि भारत में घाटे का बजट चलता है। अक्सर विकासशील देशों में घाटे का बजट ही ठीक माना जाता है। सरकार घाटे की स्थिति में या तो विदेश से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से उधार लेती है, या फिर आंतरिक रूप से भी ऋण ले सकती है, देश के अंदर से ही ऋण लेगी। और जब सरकार आंतरिक रूप से ऋण लेती है, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, तो देश के जो अलग अलग उद्योग हैं, उन उद्योगों को ऋण लेने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि लोग सरकार में विश्वास करते हैं, थोड़ा कम ब्याज रहेगा तब भी सरकार को ही ऋण दे देंगे। तो जो अलग अलग निजी उद्यम हैं उनको ऋण नहीं मिल पाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट या ह्रासमान प्रभाव हो गया है। तो देखिए, जब सरकार आंतरिक रूप से ऋण लेती है तो देश के निजी उद्योगों हेतु ऋण की कमी पड़ने लगती है, जिसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट या ह्रासमान प्रभाव भी कहते हैं। तो बजट घाटा आपको एकदम सिंपल समझ में आ गया कि बजट व्यय और बजट प्राप्तियां, बजट में कुल आय कितनी हुई, बजट में कुल व्यय कितना हुआ, इनके अंतर को हम बोल देंगे बजट घाटा। और आप देखेंगे हमारे यहाँ तो बजट घाटा को एकदम शून्य कर दिया जाता है, और ये शून्य 2 ही कंडीशन में हो सकता है। एक तो ये है कि जितना व्यय हुआ हो उतना ही आय हो जाए, उसको संतुलित बजट बोलते हैं, ये हमारे यहाँ नहीं होता। तो हमारे यहाँ क्या होता है, व्यय ज्यादा होता है, आय कम होती है, तो हम ऋण लेकर, चाहे वो आंतरिक ऋण ले चाहे हम विदेशी ऋण ले, ऋण उतना हिस्सा लेकर हम उसको शून्य कर देते हैं, जिससे कि अगले वर्ष में फिर सारा कुछ सिस्टम जीरो से शुरू हो, फिर उस चीज को हम अपने बैलेंस शीट में न रखें। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगला है राजस्व घाटा। बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि राजस्व प्राप्तियां मतलब क्या, कि जो भी कर प्राप्तियां प्लस करेत्तर प्राप्तियां माइनस क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय, या राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां।
तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। इसमें भी आप देखेंगे तो राजस्व व्यय ज्यादा हो जाता है, राजस्व प्राप्तियां कम होती हैं। तो वो तो हम जब ट्रेंड देखेंगे तो बताएंगे, आपको समझाएंगे। पूंजीगत घाटा एकदम आसान सी बात है कि पूंजीगत घाटा मतलब पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत कितना पूंजीगत आय हुआ, कितना व्यय हुआ, पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत आय को घटा देंगे, बन जाएगा पूंजीगत घाटा। तो बड़ा ये सिंपल से परिभाषाएं हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और भी टर्म्स आएंगे, जैसे देखिए राजकोषीय घाटा, सबसे ज्यादा न्यूज में यही रहता है, राजकोषीय घाटा। थोड़ा समझ लीजिए इसको। अभी मैंने आपको बताया कि बजट घाटा तो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेकिन इसको शून्य करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है। तो ऋण लेना पड़ता है तो ध्यान रखिए कि अगर राजकोषीय घाटा हम किसको बोलेंगे? राजकोषीय घाटा को अलग अलग तरीके से फॉर्मूले में दिखा सकते हैं, जो मैंने दिखाया है। राजकोषीय घाटा मतलब क्या होता है कि बजट व्यय, टोटल बजट व्यय जो हुआ है और टोटल जो बजट आय हुई है, ये तो ठीक है, लेकिन हमको पता है कि ऋण लेते हैं उसको भी हम आय बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां बोलते हैं। तो यहां से ऋण को हटा दो, इसमें से क्या करो? ऋणों को हटा दो, ऋणों को छोड़कर। तो एक चलिए हमको पता चल जाता है कि हमने कितना ऋण लिया है। राजकोषीय घाटा हमको ये बता देता है कि हमने ऋण कितना लिया है। देखिए, जब सरकार के कुल व्यय में से ऋण को छोड़कर अन्य सभी प्राप्तियों को घटाते हैं तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। समझ सकते हैं कि वो ऋण ही तो लाके हमने जीरो किया है। अगर उस ऋण को हटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हमको पता चल जाएगा कि कितना घाटा हुआ है। उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं, एक्चुअल घाटा वहां पता चल जाता है। यह बजट घाटे से सदैव अधिक होगा ही, क्योंकि बजट घाटा तो शून्य होता है। और ऋण लाकर अब वही ऋण को हटा दिया, फिर घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना व्यय हुआ है, व्यय ज्यादा हुआ है और आय कम हुई है, तो कितना अंतर आया है। वही अंतर तो ऋण से लाकर काटते हैं। तो राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां और कर्ज छोड़कर। तो कोई पूछेगा तो इसका एक और परिभाषा हम बता सकते हैं कि बजट घाटा शून्य तो होता ही है, बजट घाटा तो शून्य होता ही है, प्लस कर दे इसमें क्या? ऋण। भाई ऋण यही लाकर तो उसको शून्य करते हैं, तो उसमें ऋण को जोड़ दो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितना ऋण आया हुआ है। तो इसे बजट घाटा प्लस कर्ज के रूप में भी दर्शाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा इन सभी घाटा में सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। ये नए नए टर्म्स लाए गए वित्त मंत्री द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? देखो, केंद्र सरकार क्या करती है? राज्यों को अनुदान देती है, और अनुदान देगी तो वो तो एक तरीके से दान दे रही है, तो क्या है? राजस्व व्यय है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें क्या करती हैं कि उस अनुदान से सड़क बना देती हैं, स्कूल बना देती हैं, हॉस्पिटल बना देती हैं। तो केंद्र सरकार बोलती है कि इससे तो आपने पूंजीगत खर्च किया है, और इसलिए इतने हिस्से को, इतने पैसे को हम क्या करेंगे? पूंजीगत व्यय मानेंगे, राजस्व व्यय नहीं मानेंगे। तो इससे थोड़ा कम हो जाता है, राजस्व व्यय कम दिखाई देता है। तो देखिए क्या लिखा है कि राजस्व व्यय बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राज्यों द्वारा अनुदान राजस्व प्राप्तियों से बनाए जाने वाले संपत्तियों को छोड़कर। मतलब जितनी संपत्ति पूंजीगत रूप से बना दी गई हैं अलग अलग राज्यों द्वारा, केंद्र सरकार उतने पैसे को हटा देती है और फिर बोलती है कि अब घाटा इतना हुआ है। तो ये एक अलग ही तरीके से बताया जाता है प्रभावी राजस्व घाटा। अगला क्या है? प्राथमिक घाटा पहले समझते हैं, फिर मौद्रीकृत घाटा देखेंगे। तो प्राथमिक घाटा क्या है? जब राजकोषीय घाटे में से, जैसे मान लीजिए ये राजकोषीय घाटा हमने देख लिया, तो जो ऋण लिया गया है इस ऋण पर ब्याज भी तो दिया जाता है सरकार द्वारा। अब अगर राजकोषीय घाटे से ब्याज को भी घटा दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? प्राथमिक घाटा है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज को घटा दो तो उसको हम बोलेंगे कि ये प्राथमिक घाटा है। देखिए, जब राजकोषीय घाटे में से सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले ऋणों के ब्याज को भी घटा दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा बोलते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा
कि प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस देय ब्याज, मतलब राजकोषीय घाटा से ये कम होता है। राजकोषीय घाटा में से भी हम ब्याज को घटा दिए तो प्राथमिक घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटे से भी कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। मौद्रीकृत घाटा क्या होता है? हालांकि अब तो इसका प्रयोग किया नहीं जाता। सरकार राजकोषीय घाटे के जिस हिस्से को आरबीआई से बोलती है कि नोट छाप के दे दो और नोट छाप के पूरा कर देती है, उसे मौद्रीकृत घाटा बोलते हैं। टर्म्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये अपने आप में काफी ठीक प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए इसको अब लगभग ही कभी प्रयोग किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इन सारे घाटों को आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और बातें देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि बजट का निर्माण कौन करता है। कुछ ऐसी बातें भी हमको जाननी जरूरी है। तो बजट का निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय में एक विभाग है आर्थिक मामलों का विभाग। तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि बजट की प्रस्तुति कौन करता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति संसद का भी भाग है। आपको पता है कि संसद राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से बनता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी मुखिया है। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाता है। उससे अनुमति लेकर ही पेश किया जाएगा। आप देखेंगे कि कल हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो उनके यहाँ जाके अनुमति लेंगी, उसके बाद पेश करेंगी। इसको पॉलिटी में आप धन विधेयक भी बोलते हैं कि धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति के अनुमति से ही पेश किया जाता है। आप धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक सेकंड पॉलिटी में पढ़ते हैं, वहां से ये बात आती है। लेकिन संसद में इसको कौन पेश करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि केंद्रीय वित्त मंत्री को कुछ दिक्कत हो गई है, उनका तबीयत खराब है, तो उनके द्वारा नामित कोई और व्यक्ति भी कर सकता है, या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति भी इसको पेश कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसे दो भागों, भाग ए और भाग बी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट का भाग ए जो होता है वो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि आर्थिक भाग होता है। इसमें सरकार अलग अलग योजनाओं में कैसे खर्च करेगी, अलग अलग जो उसकी प्राथमिकताएं हैं उनकी घोषणा करेगी, और उसमें किस तरीके से पैसा खर्च होगा, कितना पैसा खर्च होगा, उन सभी निधियों को आवंटित करती है। भाग बी जो होता है वो वित्त विधेयक से होता है। आपको दो विधेयक दिमाग में रखना है, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। वित्त विधेयक क्या होता है कि आय के लिए होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है? खर्चे के लिए होता है। तो ये पॉलिटी में आप पढ़ते हैं। वित्त विधेयक से संबंधित ये होता है, इसमें आयकर संबंधी संशोधन, अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव इत्यादि लाया जाता है। तो बजट जब हम देखते हैं तो ये मिलता है, इसलिए आपको एक बार थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए। अब थोड़ा आगे चले। बजट में पेश किए जाने वाले जो मुख्य दस्तावेज हैं उसमें सबसे पहले तो क्या होता है, आप बजट जब खोलेंगे कल देखिएगा तो वित्त मंत्री का भाषण, जो संसद में वो भाषण देती हैं, वो पूरा लिख के मिलता है। उसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण रहता है, अनुच्छेद 112 के तहत अनुदान की मांगे रहती हैं। उसके बाद कटौती वगैरह होता है, वो सब आप पढ़ते हैं। वित्त विधेयक रहता है अनुच्छेद 110 के अकॉर्डिंग। एफआरबीएम अधिनियम जो बना हुआ है वो भी रहता है, हर वर्ष एफआरबीएम अधिनियम लाया जाता है। राजकोषीय नियंत्रण जो अधिनियम लाया गया है, इसलिए राजकोषीय घाटा बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मध्यावधिक राजकोषीय नीति, सह राजकोषीय नीति कार्य योजना जो है ये भी उसमें रहता है, और समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण भी रहता है। तो ये सारी चीजें बजट में संलग्न रहती हैं, ये आप देखेंगे और जब हम पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। बजट के साथ कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे व्यय बजट, प्राप्ति बजट, ये सब आपको मिलेगा कल। व्यय की रूपरेखा, बजट एक नजर में, इससे आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए बजट 2024-25 है तो इसकी मुख्य विशेषताएं एक खंड में दिया रहेगा, और जो पिछला बजट है 2023-24
उसकी घोषणाओं में क्या क्या कार्यान्वयन हो पाया है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो बजट में ये सारी चीजें मिली रहेंगी। और शुरू में बताया कि आपको 3 वर्षों का उसमें आंकड़ा भी मिल जाता है, एक का वास्तविक, एक का संशोधित और एक का अनुमानित। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम थोड़ा फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो बजट के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अब फैक्ट तो एसएससी बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमारा पढ़ने का दृष्टिकोण सिविल सर्विसेज है। स्टेट पीसीएस भी ले सकते हैं आप लेना चाहें तो, और यूपीएससी है। इसलिए हम कुछ बातों को आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया रहे। पहला कि बजट के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में पहला यह है कि भारत में पहली बार जो बजट पेश किया गया है, स्वतंत्रता से पूर्व की हम बात कर रहे हैं, वो 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन, इनके द्वारा पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा 1860 में हम पहला बजट पेश किया गया था, लेकिन वो उस समय हम ब्रिटेन के औपनिवेश थे। तो ब्रिटिश वित्त मंत्री या जो भी वहाँ के फाइनेंस एक्सचेकर थे, उन्होंने किया था, जिनका नाम था जेम्स विल्सन। 1924 से 1999 तक बजट शाम के 5 बजे पेश किया जाता था। शाम के 5 बजे 1999 तक। कोई पूछता था कि क्यों, तो ये कि रात भर जाग के सब कर्मचारी काम किए हैं, इसलिए दिन में सोएंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि बजट जो पेश होता था वो फरवरी के अंतिम दिवस पर पेश होता था, चाहे वो 29 या 28, जो भी फरवरी का अंतिम दिवस होता था उस पर पेश होता था। तो सन 2000 से एनडीए के वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने के समय को सुबह 11 बजे कर दिया था, और अभी भी सुबह 11 बजे ही पेश होता है। कल देखेंगे सुबह 11 बजे पेश होगा। वर्ष 2017 में फरवरी के अंतिम दिवस के स्थान पर इसे फरवरी का प्रथम दिवस कर दिया गया है। तो 2017 से बजट पेश हो रहा है कब? अंतिम दिवस पर नहीं, बल्कि फरवरी के प्रथम दिवस पर। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण समाधान भी निकल चुका। जो लेखानुदान करना पड़ता था, वो लेखानुदान अब लगभग खत्म हो गया है। पॉलिटी में आप लेखानुदान पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षटमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस समय गणतंत्र हम नहीं बने थे। भारतीय गणतंत्र जब संविधान लागू हो गया, तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 18 फरवरी 1956 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था, और इसमें योजना आयोग की स्थापना का वर्णन भी था। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि ये बजट पहले ही लीक हो गया था, और पहले लीक होने के कारण ही तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई को त्याग पत्र देना पड़ा था। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे आ जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 1955-56 से बजट पेपर हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। पहले बजट पेपर केवल इंग्लिश में तैयार किया जाता था। 55-56 से जो वित्तीय वर्ष था, हिंदी में भी इसको तैयार किया जाने लगा। अभी भी हिंदी में इसको तैयार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बजट घाटा था वो 560 करोड़ था, तो बहुत ही ज्यादा था, इसलिए इसको ब्लैक बजट कहा जाता है। वर्ष 1964 से 1968 में 29 फरवरी को अपने जन्म दिवस पर बजट पेश करने का श्रेय प्राप्त करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। तो इकलौते ऐसे मंत्री हैं कि 29 फरवरी को उनका जन्म दिवस होता था और उस दिन उन्होंने बजट पेश किया था। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का प्रभार संभालने वाले नेताओं में शामिल हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बजट पेश किया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह। देश के निम्नलिखित प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं: मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह। तो ऐसे फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि रेल बजट पहले अलग अलग पेश किया जाता था। एक वर्थ कमेटी के सिफारिशों पर इसको अलग अलग किया गया था 1921-22 के आसपास। और उसके बाद आप देखेंगे कि बाद में तब अभी मोदी सरकार के द्वारा ही उसको क्या कर दिया गया है, रेल बजट को एक ही में आम बजट में
जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है। मतलब भारत में पूर्ण रूप से एकल बजट ही पारित किया जाता है। पहले रेल बजट अलग होता था, अब रेल बजट भी उसी आम बजट का हिस्सा होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और थोड़ा समझ लीजिए कि आर वेंकट रमन इनका राष्ट्रपति काल ये था, तथा प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति का पद संभालने से पूर्व ये दोनों लोग वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। भारत में बजट का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण 25 फरवरी 1992 को रेल बजट का और 29 फरवरी 1992 को आम बजट का किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आज टेलीविजन पर प्रसारण हम देख पाते हैं ये 1992 से शुरू हुआ है, उसके पहले टेलीविजन पर प्रसारण नहीं होता था। तो और भी ऐसे बहुत से फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को यहाँ आपको लिए बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इस प्रकार बजट का जो आधारभूत अवधारणा हमें समझना था वो हमने समझ लिया है। अगर इतनी बातें आपको ठीक तरीके से आएंगी तो आप कल जो बजट आने वाला है, पूर्ण बजट, उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और उस बजट का जो भी जितनी भी सरल करके समझाया जा सकता है उसको सरल करके मैं ऑलरेडी वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपको समझने में और आसानी होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।